हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एचपी स्टडीज एंड डेली करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर से जुड़े हुए हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट अटेंड करना, क्योंकि हिमाचल के तकरीबन सभी एग्जाम में जो मार्जिन है करंट अफेयर्स का वो बहुत ज्यादा है। और अगर कंसिस्टेंसी के साथ करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ते हैं तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम। जिस भी परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं, बैठते हैं, उस परीक्षा को आप शायद क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे तो आपकी जो जर्नी है बड़ा स्मूथली आगे बढ़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का डेली करंट अफेयर सेशन, जिसमें हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से पढ़ें। कभी भी स्टूडेंट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़ते हो ना, बड़े ध्यान से पढ़िए। अक्सर देखा गया है बच्चे बाद में कंप्लेन करते हैं, सर क्वेश्चन आता था बट हड़बड़ाहट में हम जो है गलत उत्तर दे आए। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ने की आदत डालिए। द एचपी पुलिस हैज बीन रैंक्ड डैश इन ऑल इंडिया ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS इन 2022। 2022 में अखिल भारतीय संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली ICJS में एचपी पुलिस को डैश स्थान दिया गया है। चार ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। ऑप्शन ए 1, B2, C3 और D4। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है स्टूडेंट्स। रिसेंटली दिस हैपेंड, सो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के संदर्भ में। ध्यान से पढ़ें ऑप्शंस को। पूरे भारतवर्ष में कौन सा स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है? तो जिन का आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तीसरा स्थान जो है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिस्ट में हिमाचल प्रदेश को रखा गया। ऑल इंडिया ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है स्टूडेंट ये। अब ये होता क्या है? ये जो एक इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत करी गई, इसलिए करी गई थी ताकि सीमलेस डाटा कंप्लीटली जो है मिलता रहे। एक कमेटी इसके लिए बनाई, गठित भी करी गई थी इनिशियली। ट्रांसफर ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन जो है प्रॉपर्ली मिलता रहे, ताकि कोऑर्डिनेशन बने रहे उन बॉडीज के बीच जो जस्टिस प्रोवाइड कराने में सहायता कर रही है। ठीक है ना? जिसमें प्राइमरली हम बात करते हैं कोर्ट्स, पुलिस, जेल, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। ठीक है जी, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है इसके माध्यम से टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन, सीमलेस डाटा एंड कम्युनिकेशन का एक माध्यम प्रोवाइड किया गया है। और इस सिस्टम में बेसिकली इस इनिशिएटिव में हिमाचल प्रदेश पुलिस का तीसरा स्थान आया है। चलें अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट डेप्यूटी CM ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ऑप्शन है, कौन बने थे भाई? हिम्मत सिंह, अविनेश कुमार, ठाकुर रामलाल जी और मुकेश अग्निहोत्री। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहले डेप्यूटी CM कौन बने थे हिमाचल प्रदेश में? क्या हिमाचल प्रदेश में कभी डेप्यूटी कमिश्नर रहे हैं? यह प्रश्न है आपका। हालांकि बहुत सरल सवाल है। अगर आप अभी जो चुनाव हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं, उनके साथ कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहे हैं, जानकारियों से के साथ जुड़े रहे हैं, तो उसका आंसर करने में आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। तो स्टूडेंट मुकेश अग्निहोत्री, जिनका ऑप्शन डी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री पहले हिमाचल प्रदेश के डेप्यूटी CM बने हैं। इससे पहले कभी भी हिमाचल प्रदेश में डेप्यूटी CM पद की नियुक्ति नहीं करी गई थी। किसी भी व्यक्ति को डेप्यूटी CM बनाया ही नहीं गया था। तो मुकेश अग्निहोत्री जी, जिनका संबंध जो है ऊना की हरोली कंस्टिट्यूएंसी से है, यहां से जीत कर आए हैं हरोली कंस्टिट्यूएंसी से, और डेप्यूटी CM पद के दावेदार भी थे, लेकिन फाइनली जो है डेप्यूटी CM के पद से संतोष करना पड़ा। एंड ही इज क्वाइट हैप्पी कि भाई ये पद भी जो है इनको दी गई है। एंड ऑफ कोर्स वी होप कि एक अच्छा शासनकाल हमें इस बार देखने को मिलेगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटारा मिल सके। चलें जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, विच कंट्री लॉन्च द सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्वॉट स्पेसक्राफ्ट? किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? ऑप्शन ए USA, B रशिया, C इजराइल एंड 3 चाइना। किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी
अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है किया है? चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं और अभी रिसेंटली ही बहुत ज्यादा चर्चा में ये न्यूज रही है, तो डेफिनेटली आई होप कि एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आंसर आता हो। जिन जिन का आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए यूएसए, वो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, बिकॉज यूएसए द्वारा जो है, यूएसए की जो नासा है ना, इनके द्वारा लॉन्च करा गया है अर्थ साइंसेज सैटेलाइट टू ट्रैक नियरली ऑल द वाटर ऑन अर्थ सरफेस। जो भी वाटर बॉडीज हैं आपकी अर्थ सरफेस में, उसको इसके माध्यम से देखा जा पाएगा, जानकारी कंप्लीट उपलब्ध हो पाएगी कि कितना % कितनी वाटर बॉडीज का डाटा है। ठीक है ना, और इसको जो है स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 3 साल का ये मिशन रहने वाला है, तो बहुत ही कह सकते हैं एक फाइन इनिशिएटिव लिया गया है नासा द्वारा, यूएसए द्वारा। चलें जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ICMR NAR FBR, जिसे हम कहते हैं नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? हाँ जी स्टूडेंट्स, कहां इसका उद्घाटन किया गया है? नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी एंड बायोमेडिकल रिसर्च। 4 ऑप्शन है, वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। क्या सही आंसर होगा इस प्रश्न का? अभी न्यूज में रहा है भाई ICMR NAR FBR, तो सही जिन जिन का आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये आपका सही उत्तर है। हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा इनॉग्रेशन इसका किया गया है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है NARB FBR का? ये एक FX फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी टू प्रोवाइड इथिकल केयर। देखिए एनिमल्स जो है ना, बहुत से रिसर्च पर्पसेस के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल होता है, बट ये देखना कि क्या इथिकल तरीके से ये सारा काम हो रहा है या नहीं, ये जांच करना होगा काम NAR FBR का। ठीक है ना, बिकॉज एक तो हम रिसर्च कर रहे हैं वो भी अनइथिकल तरीके से, अगर ऐसी रिसर्च हो रही है तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ राइट स्टेप। ऑलराइट, कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। एट्रोसिटीज एनिमल्स पर नहीं होनी चाहिए, जस्ट ऑन द बेस ऑफ रिसर्च, है ना। चले अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्टीट्यूशन अडॉप्टेड अ प्लान फॉर अ ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स ऑन मल्टीनेशनल बिजनेसेस? किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर की योजना अपनाई है? G7, G20, यूरोपियन यूनियन और ओपेक। हाँ जी स्टूडेंट्स, विच इंस्टीट्यूशन, किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% टैक्स लिया जाएगा, इसकी योजना अपनाई है? चारों ऑप्शन समक्ष हैं आपके, उत्तर दीजिए। तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, EU यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना, तो सही जवाब है। अभी रिसेंटली ही यूरोपियन यूनियन ने ये प्लान अडॉप्ट किया है जिसमें ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स मल्टीनेशनल बिजनेसेस जो हैं उन पर लगाया जाएगा। एक फिक्स करने की उन्होंने बात करी है। और एक हिस्टोरिक आपका इवेंट था जिसमें तकरीबन 140 देशों की सहभागिता रही है। ऑलराइट, 140 नेशन जो है सिग्नेचरी हैं इसके, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एग्री किए हैं। ठीक है ना, ताकि एक बैलेंस बना रहे आपके जितना भी बिजनेसेस हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के ग्लोबली, और एक सही दिशा मिले बिजनेसेस को, किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज ना हो। नेक्स्ट है, इंडियन ओरिजिन लीडर लियो वरडाकर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? भारतीय मूल के नेता लियो वरडाकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? श्रीलंका, आयरलैंड, सिंगापुर, मालदीव्स। तो ऋषि सुनाक के बाद एक और जो लीडर हैं वो इनमें से किसी देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, बताइएगा जरा। चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं स्क्रीन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रीड।
बहुत ज्यादा खबरों में रही है ये न्यूज, एंड इट शोज कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो कितना ग्लोबली पावरफुल हो रहा है। ज्यादातर हम देखते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जिनका ओरिजिन भारत से संबंध है, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है ना, और आज बहुत से अच्छे पदों पर हैं, और आने वाले समय हम और ऐसे लीडर्स देखेंगे। तो आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, जो सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड, ठीक है ना। सो लियो वर्डाकर जो हैं ये इनका संबंध आयरलैंड से है, इंडियन ओरिजिन के हैं, और सेकेंड टाइम आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ओथ ली है इन्होंने फाइनली, ठीक है जी, सेकेंड टाइम बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, एंड ही इज स्टिल वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड टू, इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है प्रीमियम जो है मिशेल मार्टिन फेमेना, वो फेल हुई, जो पार्टीज के बीच एक चल रहा था, टसल चल रहा था, सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, एंड ऑफ कोर्स यहां पे फिर से लियो वर्डाकर जो है नए चुने गए हैं प्रधानमंत्री आयरलैंड के। चलिए जी, अगला प्रश्न है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान है? हाँ जी स्टूडेंट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का मेजबान है। पहला ऑप्शन है चाइना, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए जी स्टेटमेंट को एंड देन आंसर। तो जो सही आंसर है स्टूडेंट सी, कनाडा, जिन का आंसर कनाडा है बिल्कुल सही है। कनाडा इज अबाउट टू होस्ट, ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा ये, बिकॉज इट्स अ यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको COP15 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 भी कहा जाता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। ऑलराइट, अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है इसका कि भाई जो भी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित इश्यूज हैं उनको निपटाया जा सके, जो 2030 के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड करे हैं उनको अचीव किया जा सके। एंड ऑफ कोर्स इसमें जो आपके डेवलपिंग नेशंस हैं उनका भी सहयोग जरूरी है, एंड 200 बिलियन जो है सपोर्ट इसमें 2030 तक जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि इकोसिस्टम को सही बनाने में, सही जो है मेंटेन रखने में सभी देश मिलकर काम कर सकें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चले अगला प्रश्न है, सेला पास टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सेला पास, खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर। चारों ही ऑप्शंस को देखिए, कहां पर अभी सेला सुरंग की बात हुई है जो खबरों में रहा है? हाँ जी, तो जो सही आंसर है इस प्रश्न का है वो ऑप्शन बी है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। सेला पास टनल जो है ये आपके BRO द्वारा बिल्ड करी जा रही है टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू चाइना बॉर्डर। जो चाइना का बॉर्डर है स्टूडेंट, देखिए हिली रीजन में ये हमेशा समस्या रहती है, कुछ पार्ट जो है कंप्लीटली कट जाता है, स्पेशली इन विंटर्स जो बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी ये रहता था कि भाई जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र है ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कट जाता था 5-6 महीने के लिए, है ना। तो जब से रोहताक टनल बन गई है प्रॉपर, देन 12 महीने ओपन है, अब 12 महीने जो है हर प्रकार की सुविधा लाहौल स्पीति तक पहुंच सकती है। तो ऐसा जो है, ऐसे बहुत से रीजन, हिल रीजन आपके अरुणाचल प्रदेश में भी है, पूरे हिमालयन बेल्ट में ऐसे क्षेत्र बहुत हैं। क्योंकि चाइना के साथ सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश है, ऑफ कोर्स यहां पर क्लेम्स भी रहे हैं चाइना के, है ना, तो ये बड़ा जरूरी है कि 12 महीने सप्लाई जो है यहां पे पहुंचाई जा सके, नॉट ओनली फॉर सिविलियंस। अगर हम जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें तो भाई हमारे भारतीय सैनिकों को भी हर जो सुविधा है वो 12 महीने पहुंचनी ही चाहिए। तो इस कंटेक्स्ट में सेला पास टनल का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9।
रायतू बंधु इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूटी? रायतू बंधु अभी खबरों में रहा, रायतू बंधु किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई स्कीम है, योजना है? केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा? हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर, रीड द क्वेश्चन। रायतू बंधु, सही उत्तर रहेगा स्टूडेंट तेलंगाना। तेलंगाना वो राज्य है जहां से रायतू बंधु स्कीम जुड़ी हुई है। क्या इसके तहत सरकार सुविधाएं मुहैया करा रही है, क्या ऑफर है, उसके बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ये एक क्रॉप इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है। फार्मर्स को क्रॉप इन्वेस्टमेंट के लिए जो है 10,000 पर एकड़ जो है खरीफ और रबी की जो फसलें हैं उनके लिए 10,000 रुपए की सरकारी सुविधाएं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके लिए तकरीबन जो है सरकार की जो है 7,600 करोड़ जो है ये इसके लिए सैंक्शन किया गया है अमाउंट, जो कि जनवरी, ठीक है ना, जो संक्रांति फेस्टिवल होता है तब तक ये अमाउंट जो है ये इस स्कीम के लिए कंप्लीट दे दिया जाएगा, ताकि हर किसान को जिसकी जमीन पर एकड़ की बात हो रही है, पर एकड़ 10,000 मिलेगा। अगर ज्यादा है तो ज्यादा यहां पर पैसा दिया जाएगा। तो अच्छा है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिकॉज ऑफ फार्मर्स फेसिंग नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये। चलें जी, अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग करी गई है? एज पर द यूएन नेचर डील, व्हाट परसेंट ऑफ द प्लैनेट इज साउट टू बी प्रोटेक्टेड बाय 2030? 25%, 30%, 50% और 75%? कितना परसेंट 2030 तक प्लैनेट का भाग है उसको सुरक्षित करने की बात की गई है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अकॉर्डिंग ये है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं, जो प्लैनेट को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, चाहे बायोडाइवर्सिटी की बात करें, मरीन लाइफ की बात करें, है ना, इकोसिस्टम की बात करें, हर तरीके से। तो जो सही उत्तर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन बी, 30%। इस डील के अकॉर्डिंग 30% ये प्रपोज किया गया है, प्लैनेट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इसमें अभी एट प्रेजेंट हम बात करें तो 17% जो है टर्शियल एरिया है और 10% मरीन एरिया प्रोटेक्टेड है। तो इसको बढ़ा के कितना करना है? 30% किया जाएगा। और इसके लिए जो है तकरीबन जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, स्पेशली डेवलपिंग वर्ल्ड, बहुत सा डेवलपिंग जो वर्ल्ड है वो सक्षम नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो 20 बिलियन का अमाउंट जो है ये एनुअली 2025 तक दिया जाएगा, जिसको 30 बिलियन करना पर ईयर डिसाइड किया गया है 2030 तक, ठीक है ना। 2025 तक कितना है? 20 बिलियन पर ईयर की बात हो रही है, और 30 बिलियन जो है वो जाएगा आपके डेवलपिंग नेशंस को 2030 तक, ताकि हमारा ग्रह जो है वो सुरक्षित रह पाए, चाहे वो मरीन लाइफ हो, चाहे वो टेरिशियल रीजन की बात हो रही हो, ठीक है ना। बिकॉज ह्यूमंस तो रह रहे हैं, but there are number of species those are living in this planet, and somewhere because of interference their life is also in danger, whether we talk about the marine life or the life of the forests. All right, chalein talk about the question number 11. So Airbnb signed MOU with which state government to promote inclusive tourism? Airbnb ने समावेशी पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है केरला, बी है गोवा, सी सिक्किम, डी पंजाब। हाँ जी स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण सवाल है, खबरों में रही है ये न्यूज। आंसर करेंगे स्टूडेंट्स। सही आंसर है इस प्रश्न का बी, गोवा, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली जो है एयरबीनेब रिसेंटली साइन करा है एक एमओयू गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके ज्यादा से ज्यादा इस पूरे रीजन में, ठीक है ना। और
जो ऑफिशियल्स हैं इन्होंने लॉन्च करा है रीडिस्कवर गोवा, अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन यहां पे चला, और जो गोवा का कल्चर है उसको हाईलाइट। अभी क्या है ना, लोग गोवा जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, बट व्हाट अबाउट द कल्चरल हेरिटेज ऑफ गोवा, उसको कैसे हाईलाइट किया जा सकता है, कैसे ग्लोबली जो है गोवा को कल्चरली भी प्रमोट करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव इसके तहत रखा गया है। चलें जी अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बेपोर उरु is a flagship product of which state? ओडिशा, असम, केरला, वेस्ट बंगाल। बेपोर पुरु किस राज्य का मुख्य उत्पाद है? ओडिशा का, असम, केरला और पश्चिम बंगाल। बहुत ज्यादा न्यूज में रही है ये भी खबर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ऑप्शंस सभी देखने हैं आपने। क्या सही उत्तर होगा कीजिए जरा, बताइए। तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन सी, केरला। ठीक है जी, केरला जो है स्टूडेंट इट्स करेक्ट आंसर। एंड ये है क्या, जरा उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे केरला के किस रीजन में। कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशनल काउंसिल जो है केरला की, उन्होंने जीआई टैग देने की बात करी है। जो फेमस बोट आपका है बोयपुरु उरु, ठीक है ना, फेमस बोट को बोयपुरु उरु कहते हैं। वुडन शिप है, इमेज में आप देख सकते हैं, जिसको बेसिकली सेलिंग वेसल, हैंडीक्राफ्ट और स्किल आर्टिशन द्वारा बनाया जाता है। बेपुर केरला का क्षेत्र जो है यहां पर इसे बनाया जाता है, इसीलिए इसको बेपुर उरु के नाम से भी जाना जाता है ना। तो जीआई टैग इसको भी दिया गया है, ताकि ऑफ कोर्स जीआई टैग होने के अपने फायदे हैं। ठीक है जी, तो जो एक डिस्टिंक्ट कल्चर है या डिफरेंट आर्टिशन द्वारा बनाई गई डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हैं, उनको भी जीआई टैग मिलना ही चाहिए हर क्षेत्र को, ताकि संरक्षण भी हो सके और सही मायनों में एक कह लीजिए कि एक क्वालिटी जो है वो भी इंश्योर हो सके, है ना। और ऑफ कोर्स हमें बहुत से डिफरेंट कल्चर जो रेंज है, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, हर क्षेत्र का एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, उसकी झलक हमें मिलती है। तो देखिए कितना सुंदर ये आपका बनाया हुआ है बोट, जिसका नाम है बोपुरु उरु। ठीक है ना, बेपुर एक्चुअली केरला का क्षेत्र है जहां पर इन बोट्स को बनाया जाता है, उसी के नाम से ये फेमस हो गई है। चलें अगले प्रश्न की तरफ अब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, सूर्य किरण बहुत सिंपल प्रश्न है। सूर्य किरण से ये जो आपकी मिलिट्री, नेवल या एयरफोर्स बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं डिफरेंट नेशंस के साथ भारत की, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको याद रखना चाहिए कि किन किन देशों के साथ हमारी कौन कौन सी जो है डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। तो भाई सूर्य किरण की बात हो रही है, आंसर कीजिए। जिन जिन का आंसर है ऑप्शन ए नेपाल, बिल्कुल सही है। इंडिया और नेपाल के बीच ये आपके युद्धाभ्यास होता है, जिसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है ना, ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड नेपाल आर्मी जो है उनके बीच में। तो अभी ये कंडक्ट हुआ है, एनुअल ये होता है। एंड लास्ट ईयर 15th इंडियन नेपाल कंबाइंड सूर्य किरण मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई थी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। क्लियर है जी। अब थोड़ा सा कुछ समय की बात करें अगर बॉर्डर रीजन्स की दोनों देशों के बीच में, पिछले 5 सालों में हम देखते हैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बढ़ा है, स्पेशली जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र है, द्राचुला का क्षेत्र है ना, या हम बात करें महाकाली रिवर डिस्प्यूट जो हुआ था, उसके बाद से नेपाल ने भी अपना एग्रेसिव आउटलुक दिखाया टू ऑन बॉर्डर्स, बिकॉज दे क्लेम सम पार्ट ऑफ दिस रीजन एज द पार्ट ऑफ नेपाल। हालांकि भारत जो है, क्योंकि कैलाश यात्रा भी यहां से होती है ना, तो बड़ा एक कह लीजिए स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रोड भारत यहां पे बिल्ड करा रहा है इस क्षेत्र में, जिसका विरोध जो है चाइना तो करेगा ही, लेकिन यहां पर नेपाल भी कर रहा है, क्योंकि नेपाल इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है, स्पेशली अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ जो 1815 में सगोली की ट्रीटी हुई थी उसके तहत। बाकी डिटेल में और पढ़िएगा। फिलहाल अगर हम सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, बायलैटरल एक्सरसाइजेस करने का मतलब ही ये होता है, देखिए इसका भारत को और नेपाल दोनों को ही फायदा है, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे
जो है क्लैशेस होते ही रहते हैं बॉर्डर्स पे, हिमालयन रीजन में, है ना, डिफरेंट रीजन्स में। तो ऐसे जगह पे कोई भी देश जिसके साथ हम बायलैटरल रिलेशंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे संबंध उस देश के साथ तो बेहतर हो ही रहे हैं, तीसरे देश पर प्रेशर भी हम डाल रहे हैं। ऑलराइट, चलें जी, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which company became the official partner of FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023? बायजूस, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री और जियो। कौन सी कंपनी FIH जो हॉकी फेडरेशन है आपकी ऑफ इंडिया, ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी? बायजूस, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री और जियो। हाँ जी स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो जिन का आंसर है ऑप्शन बी, टाटा स्टील, बिल्कुल सही है। अभी टाटा स्टील जो टाटा ग्रुप है, टाटा स्टील लिमिटेड, उन्होंने एक MOU साइन करा है हॉकी इंडिया के साथ और ऑफिशियल पार्टनर बन गया है FIH का, जो कि ओडिशा में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में आयोजित होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि कहां मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है, ओडिशा में हो रहा है 2023 में। तो इनको जो है पार्टनर बनाया है और स्पॉन्सर करेंगे FIH मैन वर्ल्ड कप जो है 15th एडिशन ऑफ द टॉप टूर्नामेंट फॉर मैन एंड विल टेक प्लेस इन भुवनेश्वर एंड राउरकेला, 2023 में ही होना है। चलें जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम या PM-KKK, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास, मिशन कर्मयोगी, समर्थ स्कीम या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम का क्या नया नाम बदल के रखा गया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़िए एक बार ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये न्यूज है। कई बार देखिए ट्विस्टेड सवाल ऐसा आ जाएगा कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है या ऑब्जेक्टिव्स के तहत क्या रखा गया है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं ना। तो स्टूडेंट ऑप्शन जिनका है ए, प्रधानमंत्री या PM विकास जिसे हम कहते हैं, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये नाम बदलकर अब इसका रखा गया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड स्पेशली इसको इनिशिएट अभी जो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, स्मृति जुबीन ईरानी द्वारा इन्फॉर्म ये किया गया कि इसका नाम बदलकर जो है PM विकास कर दिया गया है। पहले PM-KKK था, अब PM विकास इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। अब फोकस क्या है स्कीम का? तो ये जो स्कीम है, इट फोकस जो सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट है माइनॉरिटी कम्युनिटीज का, स्पेशली विमेन्स पर ज्यादा फोकस दिया गया है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज का तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना ही है, विमेन पर भी ज्यादा दिया गया है। 33% इसमें विमेन के लिए जो है स्कीम के तहत फायदा पहुंचाया जाएगा, ये इंश्योर किया गया है इसके तहत। ठीक है ना, स्पेशल अटेंशन हैव बीन पेड टुवर्ड्स द विमेन। अदर देन दिस, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं भारत में, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं स्टूडेंट्स, उनको फायदा देने की बात करी गई है। ठीक है जी। चलें, सो आई होप स्टूडेंट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन ऑफ अवर्स। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और देखिए, डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तभी जो है ना, मैं बार बार एम्फसाइज इसलिए कहता हूं, कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़ते हैं, उनको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि करंट अफेयर्स की महत्वता क्या है, ना सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ में, आपके एग्जाम में भी भाई बहुत से सवाल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ डेली हमारे सेशंस को आप फॉलो कीजिए, डेली इन सेशंस को अटेंड कीजिए, तभी जो है फल आपको मिलेगा, है ना। सिर्फ सोच लेना कि मैं ये जीवन में करना चाहता हूँ, ये एग्जाम मैंने क्रैक करना है, ऐसे नहीं होता। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आधा पौना घंटा आप डेली हमारे सेशंस को दे ही सकते हैं, इट्स नॉट दैट अ लॉन्ग टाइम, है ना। बाकी मेड द हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है, तो गुड लक, एंड टुमारो हम फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आएंगे। तब के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। एंड लास्ट में ये कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।